हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 12 की केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना सभी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। सभी बोर्ड के स्टूडेंट इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 5 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के हैं। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है और सेक्शन ई में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH at 343 Kelvin, the electrophile attacking the ring is। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीमर टीमन रिएक्शन पे बेस्ड है। तो आपने रीमर टीमन में देखा है कि फेनॉल का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल एक इंटरमीडिएट है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा ये पूछ रहा है। क्लोरोफॉर्म होगा, डाइक्लोरोमीथेन होगा, या डाइक्लोरोकार्बिन होगा, या COCl2 होगा। तो चलिए मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाना चाहता हूँ। उस मैकेनिज्म में आपको इंटरमीडिएट दिख जाएगा। तो देखिए, ये रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो होता क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है? CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और ये रिएक्शन लगभग 10 स्टेप में हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फेनॉल पे कौन अटैक कर रहा है? CCl2 अटैक कर रहा है ऑर्थो पोजीशन पे। और आप इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा रिएक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका CCl2, ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। तो ये जो बेंजाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है? SN1 के द्वारा हो रहा है, SN2 के द्वारा हो रहा है, या सी एनी ऑफ द अबव टू डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, या ऑप्शन डी सेजफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पर देखें हम, तो सबसे पहले मैं बेंजाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, CH2Br। अगर यहाँ SN1 होता तो क्या बनता? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता। कौन सा कार्बोकेटाइन बनता? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता। तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत ही स्टेबल होगा रेजोनेंस के द्वारा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस बेंजीन रिंग के द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा और ये बहुत स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। लेकिन SN2 में अगर होता
तो क्या करता, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता, और लेकिन ये बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है, तो इंटरमीडिएट देखने से लगता है कि ये जो रिएक्शन होगा वो SN1 मैकेनिज्म के द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, ये SN2 के द्वारा नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, हम देखें तो इसका जो आंसर होगा वो होगा SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बेंजाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन है और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होती है, इसलिए ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्न में से कौन सा कारण है कि जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑप्शन बी है कम्प्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, कम्प्लीटली फिल्ड 4s ऑर्बिटल, या डी कॉमन आयन इफेक्ट। यानी जिंक जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता। तो आपको पता होगा जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। निम्न में से कौन सा कारण है कि जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो यानी जिंक एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों नहीं करता, जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता। तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +2। यानी जिंक जो है हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ऐसा क्यों, तो +2 के अलावा और भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है। तो कारण है, हमको पहले देखना होगा जिंक का कन्फिग्रेशन। तो जिंक का कन्फिग्रेशन क्या है, तो जिंक का कन्फिग्रेशन है आर्गन 4s2 3d10। तो पहले कौन सा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4s से निकलता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो इसलिए उस पर ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। और डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, जो कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इस कारण से जिंक जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कम्प्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, यानी पूरी तरह से भरे हुए 3d ऑर्बिटल। ठीक है, आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। द चालकता सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा, यानी सेल कांस्टेंट का क्या होगा। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है पहले आप जान लीजिए। सेल कांस्टेंट होता है L/A। सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A। तो सेल कांस्टेंट क्या आपको किस पे डिपेंड करता है, जरा देखिए तो। चेंजेस विद चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट, क्या इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने पे चेंज होगा। ऑप्शन बी चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चेंज विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या रिमेन कांस्टेंट। अगर हम सेल कांस्टेंट के फॉर्मूला को देखें तो सेल कांस्टेंट जो है का फॉर्मूला है L/A, और L/A किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना तो वो
इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड कर रहा, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, ना टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो L/A जो है एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। L होता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और एरिया होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सेल, एक सेल के लिए नियत रहता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। Which of the following expression is correct for the rate of the reaction given below? निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन नीचे दिए गई प्रतिक्रिया के दर के लिए सही है? तो आप एक बार रिएक्शन देख लें, रिएक्शन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ हमारा रिएक्शन दिया हुआ है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस 6H प्लस 3Br2 एक्वस 3H2 लिक्विड। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br बाय चेंज इन टाइम। तो Br में कितना है कोफिशिएंट 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू, आगे यहाँ माइनस साइन लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि माइनस मतलब होता है कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट खपत होता है, खर्च होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बटे चेंज इन टाइम, डिवाइड करेंगे 6, क्योंकि 6 आगे कोफिशिएंट है। अब इन दोनों को कंपेयर करें कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 5/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय चेंज इन टाइम। तो ये ऑप्शन किस नंबर पे है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br बाय चेंज इन टाइम इक्वल टू 5/6 डेल्टा H बाय डेल्टा T। तो ये जो हमारा आंसर होगा, ये होगा आंसर मेरा 3rd, ऑप्शन मेरा C। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फॉर द रिएक्शन 2AB प्लस B A2B द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B A2B the order with respect to reactant A is 2 and respect to B is 0. What will be change in rate of reaction if the concentration of A is doubled and B is halved? यानी एक अभिक्रिया है 2A प्लस B A2B है। इस अभिक्रिया के अभिकारक A के लिए कोटि जो है 2 है, और अभिकारक B के लिए जो कोटि है वो 0 है। यदि A की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए और B की सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया के दर में क्या परिवर्तन होगा? यानी कहने का मतलब है कि एक जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट A का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी कोटि 2 है, और रिएक्टेंट B का जो ऑर्डर है वो 0 है।
तो अगर ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए और बी के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं। R इक्वल टू के ए पे पावर 2, क्योंकि ऑर्डर जो है 2 है, और बी पे पावर 0, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में वो है 0 है। तो हम देखें, अगर ए के कंसंट्रेशन को अगर हम दुगुना कर देते हैं, ए के कंसंट्रेशन को हम कितना कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो अगर यहाँ आर डैश बराबर के 2a रख दिया जाए और बी के कंसंट्रेशन को आधा कर दिया जाए तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 को बाहर कर देंगे, 4 के स्क्वायर, बी के कंसंट्रेशन 0 है, बी का ऑर्डर 0 है, तो इसलिए वैसा का वैसा ही रहेगा, या इसे हम 1 मान सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर रेट क्या है, 4 गुना हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है, हमारा रेट जो है इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द CH2CH CH2NH CH3। हमें इस कंपाउंड का, इस यौगिक का सही IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले हम लंबा चेन चुनेंगे। तो लंबा चेन हमारा कौन सा होगा, तो हमारा लंबा चेन होगा CH3NH। जो नाइट्रोजन से 2 चेन है, एक छोटा चेन है, एक बड़ा चेन है, एक 3 कार्बन का चेन है और एक CH3 1 कार्बन का चेन है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो इसको नंबरिंग 1 करेंगे, 2, 3, और डबल बॉन्ड भी है इस 3 कार्बन के चेन में। तो हम सबसे पहले जो छोटा कार्बन वाला चेन है उसको हम क्या कर, पहले सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिख सकते हैं। तो उसका नाम होगा N मिथाइल, कार्बन का चेन कितना है, 3 है, प्रोप, डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 इन, और एमीन 1 नंबर पे है, 1 एमीन। तो ये जो नाम हमने लिखा ये कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस कंपाउंड का नाम होगा N मिथाइल प्रोप 2 इन 1 एमीन। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि फॉर D4 ions the fourth electron enters the one of the Eg orbital giving the configuration T2G3 and Eg1। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े हैं कि जो D ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, 2 सेट में।
एक है आपका T2G सेट और एक है आपका EG सेट। T2G सेट में का एनर्जी कम होता है और EG सेट का एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो T2G पे कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 3, 1 2 3। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया? वहाँ जंप ऊपर चला गया, EG ऑर्बिटल में चला गया। जो कन्फिग्रेशन हो गया आपका T2G3 और EG1। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसका कारण है कि पेयरिंग नहीं हो पाया, क्योंकि लाइगेंड क्या है? वीक लाइगेंड है। कैसा लाइगेंड है? कमजोर लाइगेंड है। और कमजोर लाइगेंड होने के चलते क्या हुआ? पेयरिंग नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगा वो पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पर नहीं हो पाया। तो आपका जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय determining the rate constant at standard temperature, determining the rate constant at two different temperature, determining the probability of collision या use of a catalyst। तो देखिए, अगर हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है log K2/K1 EA by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। तो इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग रेट कांस्टेंट पर अलग अलग टेम्परेचर पर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दो विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक का, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है नंबर 10, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। यानी जब एमीन रिएक्शन करता है नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या होता है? तो हम जानते हैं कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। तो अगर हम मिथाइल एमीन लेते हैं CH3NH2 और इसका रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, पहले तो ये डायजोनियम साल्ट बनेगा CH3N2 प्लस Cl माइनस। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। तो और यहाँ पर जो कौन सा गैस रिलीज होगा? N2। कौन सा गैस रिलीज होगा? नाइट्रोजन गैस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
तो यानी मिथाइल एमीन का नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? नाइट्रोजन गैस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 पे, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म, यानी फॉर्मल्डिहाइड जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है फॉर्मूला क्या है? HC डबल बॉन्ड, एक मिनट, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड यानी मिथनल है। इसका हाइड्रोलिसिस किससे करवाया मैंने? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, GBr। तो रिएक्शन होगा क्या कि CH3 यहाँ पर अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3CO माइनस MgBr H। फिर इसके हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या प्राप्त होगा आपको? CH3CHOH। तो ये आपको क्या प्राप्त हुआ? इथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है इथेनॉल। एक कार्बन मिथनल से और एक कार्बन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, यानी टोटल मिला के 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। अल्डिहाइड जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा, तो इससे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? अल्कोहल। तो आंसर बी होगा इथेनॉल। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। फॉर द सेल Cu2 plus Ag plus Ag, E0 cell value equal to 0.456 volt. If the concentration of copper ion is doubled, then E0 value will be। यानी एक सेल लिया गया है और वो सेल किसका लिया गया है? वो सेल लिया गया है कॉपर का और सिल्वर का, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जा रहा है? डबल कर दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि E0 वैल्यू पे क्या असर पड़ता है। तो एक बार हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं कि E0 सेल होता क्या है। E0 सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड और E0 एनोड जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हर सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ भी फिक्स होगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होगा। ईएमएफ ऑफ द सेल वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन E0 ऑफ द सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी वो कांस्टेंट रहता है, तो वो बदलता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कहने का मतलब वैसा ही रहता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4।
तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल में निकल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम निकल है और यहाँ पर लाइगैंड कौन है, CO, और CO की संख्या कितनी है, 4। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो CO है वो एक न्यूट्रल लाइगैंड है। कैसा लाइगैंड है, एक उदासीन, यानी कहने का मतलब एक न्यूट्रल लाइगैंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर निकल के ऊपर चार्ज 0 है तो निकल, और टोटल ये आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं निकल के ऊपर भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो क्योंकि लाइगैंड पे चार्ज 0 है, कार्बोनाइल जो लाइगैंड है वो न्यूट्रल लाइगैंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो निकल का भी चार्ज अगर निकाले तो वो भी 0 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है और हमको इसका प्रोडक्ट बताना है। तो आपको देख के पहचानना होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। CH3CO CH3 NH2 NH2 KOH ग्लाइकोल हीट। तो ये NH2 NH2 क्या है, आप इसको याद कीजिए। NH2 NH2 क्या है, एक्चुअली में NH2 NH2 क्या है, हाइड्राजीन है। क्या है, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन के प्रेजेंस में आप लोग सुने होंगे एक क्लीमेंसन रिडक्शन और एक उल्फ किश्नर रिडक्शन। तो क्लीमेंसन में हम लोग Zn प्लस Hg लेते थे, लेकिन उल्फ किश्नर रिडक्शन में हम क्या लेते थे, हाइड्राजीन लेते थे, हाइड्राजीन प्लस NaOH। लेकिन यहाँ पर KOH ले लिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो हाइड्राजीन के जब भी कीटोन या अल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ होगा तो ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में। कार्बोनाइल ग्रुप किस में बदल जाएगा, CH2 ग्रुप में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये प्रोपेनॉन है, तो CO ग्रुप CH2 बदल गया, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजन। तो अब जो ये मेरा क्वेश्चन है वो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें से 2 स्टेटमेंट होंगे, एक असर्शन है दूसरा रीजन है उसका। तो असर्शन है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पारा नाइट्रोफेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, और इसका रीजन है ऑर्थो आइसोमर एसोसिएट विथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल पारा आइसोमर एसोसिएट विथ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर हम देखें तो जो असर्शन है, जो अभिकथन है, वो सही नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो और पारा नाइट्रोफेनॉल जो है उन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन रीजन देखें तो यहाँ पर कुछ उल्टा लिखा हुआ है कि ऑर्थो आइसोमर जो है एसोसिएट थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऑर्थो वाला जो आइसोमर होता है वो ऑर्थो वाला जो आइसोमर होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और पारा वाला जो आइसोमर होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो जो कि गलत है। सही है, असर्शन मेरा सही है और रीजन मेरा गलत है। जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो मेरा गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
एसर्शन है, अभिकथन है, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरेटरी इन नेचर, और इसका रीजन है डी रिप्रेजेंट द इट्स डी डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर। पहला बात भी सही है कि एसर्शन है जो डी प्लस ग्लूकोज कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर का होता है, बात सही है। ये प्लस साइन दिखा रहा है क्या कि ये डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड है, प्लस साइन क्या दिखाता है यहाँ पर, ये डेक्स्ट्रोरेटरी कंपाउंड है। रीजन क्या बोल रहा है, डी रिप्रेजेंट इस डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर, नहीं, पहला एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। रीजन गलत क्यों है, क्योंकि प्लस साइन मेरा क्या बताता है, डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर है, ठीक है, और कैपिटल डी बताता है कन्फिगरेशन बताता है, क्या बताता है, कन्फिगरेशन बताता है। तो कैपिटल डी कन्फिगरेशन बताता है, डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर नहीं बताना है। तो पहला कथन मेरा सही है और दूसरा कथन मेरा क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो होगा सी, ए सही है और आर गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एसर्शन देखें तो सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम हाफेनियम इज डिफ़िकल्ट, हाँ सही लगता है क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकते हैं। रीजन देखा जाए तो जिरकोनियम एंड हाफेनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल, तो कि यहाँ पर वही बात हुआ जब मैंने पिछला सेंटेंस में बोला कि जिरकोनियम और हाफेनियम को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी एक है एक ग्रुप की, और रीजन भी यही दे रहा है कि जिरकोनियम हाफेनियम लाई इन द सेम ग्रुप ऑफ द प्रेडिक्टेबल। तो देखा जाए तो स्टेटमेंट पहला भी सही है और स्टेटमेंट दूसरा यानी रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। कारण है कि जिरकोनियम हाफेनियम को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि दोनों का लगभग साइज सेम है। जिरकोनियम और हाफेनियम का जो साइज है वो एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है जिरकोनियम और हाफेनियम में। ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसके चलते जिरकोनियम हाफेनियम का साइज लगभग एक जैसा है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के चलते दोनों का साइज एक जैसा होने के चलते हमको सेपरेट करने में डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ का जो आंसर हो सकता है क्या कर सकते हैं हम इसे, तो हमारा जो रीज़न होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एसिटेनालाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, रीज़न है इसका एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए एसिटेनालाइड है क्या जी, हम जब एनिलीन का क्या करवाते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं। एनिलीन क्या है, बेंजीन में NH2 ग्रुप, बेंजीन में क्या लगा रहेगा, NH2 ग्रुप लगा रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप से यहाँ पर हम हाइड्रोजन जो है हटा देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाइड्रोजन हटा देंगे और हाइड्रोजन लगा के हम इसका क्या करवा देते हैं, एसिटाइलेशन करवा देते हैं।
COCH3 ग्रुप। तो यही बन गया एसिटनालाइड। क्या बन गया ये मेरा? एसिटनालाइड। अब ये एसिटनालाइड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? यहाँ से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। किससे खींचेगा? नाइट्रोजन से खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो क्या होगा? घट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? स्लाइड इज लेस बेसिक देन एलिन। बात सही है, लोन पेयर घट गया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की घट गई थी, तो लेस बेसिक हो जाएगा। तो असर्शन तो मेरा सही है। रीजन देखा जाए, एसिटिलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ये बात भी सही है। तो एसिटनालाइड का लेस बेसिक है, कारण है एसिटिलेशन करने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की कम हो जाती है। तो यानी ए भी सही है, बी भी सही है, और ए जो है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। तो हमारा सेक्शन ए समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे सेक्शन बी पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कंसीडर द फॉलोइंग LNR वर्सेस टाइम। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ को देख करके हमें बताना है कि इस ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा और इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना होगा। हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो अगर हमें ऑर्डर पता चल जाएगा तो हम रेट कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हैं। तो चलिए पहले एक नया स्लाइड लेते हैं, और ये ग्राफ देखने से लगता है ये फर्स्ट ऑर्डर का। हमें इससे पहले प्रूव करना होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है क्या वो उसको सेटिस्फाई कर पाता है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, के को टी के पास ले जाएं तो के टी, और 2.30 को नीचे ले आएं, 2.303 इक्वल टू लॉग ए बाय ए नॉट बाय ए। हम लॉग ए बाय ए नॉट बाय ए को हम लॉग माइनस लॉग ए लिख सकते हैं। अगर हम लॉग ए को इधर कर दें, लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के बाय 2.303 टी लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या मान लिया? y, इसको मान लिया c, और माइनस है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टी मेरा x और ये मेरा m। तो ग्राफ जो आया मेरा y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का ग्राफ आया। तो इस ग्राफ से हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो मेरा क्या होगा? ऐसा होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी का, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी। तो यहाँ पर स्लोप क्या है आपका? नेगेटिव है। इसी कारण से ये जो ग्राफ है वो क्या है?
नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप जो है इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो पावर होगा क्लोराइड कांस्टेंट का वो पर सेकेंड या पर मिनट होगा या पर टाइम होगा। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड नंबर 2 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन देखते हैं। आइए, न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। दे सर्व एज मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, both of which are essential biomolecules within all life। तो न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो डीएनए और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। देखिए यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है इमेज में कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक नाइट्रोजनियस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेस है ये न्यूक्लियोसाइड है हमारा, और ये हमारा क्या है फॉस्फेट ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है 2 होता है, एक डीएनए है और दूसरा है आरएनए। तो डीएनए आरएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बने हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। चलिए, एसेंशियल एमिनो एसिड। तो हमारा अगला प्रश्न है एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, यानी जो हमारे बॉडी जो है इसे सिंथाइज नहीं कर पाता है, तो इसे हम लोग बाहर से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, अपने डाइट के थ्रू लेते हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, और इसको हमारे बॉडी सिंथाइज नहीं कर पाता है और इसे हम अपने डाइट के रूप में बाहर से लेते हैं, ऐसे एमिनो एसिड को हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। आइए हम अगला चलते हैं और पे। और दिया गया है क्वेश्चन 20 का और यानी अथवा पे। तो ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी ग्लूकोज एक अपचायी शर्करा है, कथन की पुष्टि करें। तो हम कैसे बता सकते हैं कि ग्लूकोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि ग्लूकोज है क्या। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है, एक रिड्यूसिंग। तो ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ ग्लूकोज का 2 तरह का स्ट्रक्चर है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो देखा जाए यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ग्लूकोज में जो पहला कार्बन है वो कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। और ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है यही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये अल्डिहाइड जो ग्रुप है वो बाद में वो क्या करता है, रिड्यूस करके क्या बन जाता है, COOH। तो हमारा ग्लूकोज का 2 स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक है क्लोज चेन यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, इसे हावर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, दोनों डी ग्लूकोज हैं। तो ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये अल्डिहाइड क्या करता है, ये रिड्यूस कराता है, ये क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। तो दूसरे को अगर रिड्यूस करेगा
तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये अल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है। अगर देखा जाए तो सारे के सारे मोनोसैक्राइड जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, और ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है। और अगर हावर्थ प्रोजेक्शन की बात की जाए तो ये पहला कार्बन जो है आपका, ये पहला कार्बन जो है वो फ्री है, ये किसी से बॉन्डेड नहीं है। मोनोसैक्राइड में किसी से बॉन्डेड नहीं होता है, वो अकेला यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज हमारा क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। आइए क्वेश्चन और का 20 का सेकेंड नंबर पे, नेम वन वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कौन से ऐसे विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, जो पानी में घुल जाते हैं। तो विटामिन को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, एक वाटर सोल्यूबल और दूसरा है फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी को क्या माना गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। कारण है ये पानी में घुल जाते हैं, हमारे बॉडी की में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, जिसके कारण से विटामिन बी एंड सी को वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन जो है विटामिन के वाटर में नहीं घुलते हैं, इसे फैट सोल्यूबल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का क्वथनांक टर्सरी ब्यूटाइल से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है कि नॉर्मल ब्यूटाइन जो होता है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, लंबा होता है, लॉन्ग चेन होता है, CH2 Br। और टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल में थोड़ा ब्रांचिंग आ जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल में क्या आता है, ब्रांचिंग आ जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल ऐसा होता है। तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है। तो होता क्या है, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है क्योंकि सरफेस एरिया घट जाता है। तो इसे हम देखेंगे ऐसे कुछ इस तरह से कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है या जो क्वथनांक है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, शाखा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटने लगेगा। तो नॉर्मल ब्यूटाइल में कोई ब्रांचिंग नहीं है और टर्सरी ब्यूटाइल में ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो टर्सरी ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो इसका आंसर हम सीधे कह सकते हैं कि इट हैज़ मोर सरफेस एरिया एंड टर्सरी ब्यूटाइल हैज़ लेस सरफेस एरिया। नॉर्मल ब्यूटाइल का सरफेस एरिया जो है या क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, टर्सरी ब्यूटाइल का क्षेत्रफल कम है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है वैसे मिश्रण जिसमें डेक्स्टोरेटरी और लेबोरेटरी कंपाउंड का जो इक्विमोलर अमाउंट में है, तो ऐसे मिक्सचर जिसमें D और L कंपाउंड इक्विमोलर अमाउंट में होते हैं उसे रेशमिक मिक्सचर कहते हैं। तो 50% D और 50% L, तो जो नेट रोटेशन है वो जीरो हो जाता है, कैंसिल हो जाता है,
डेक्स्ट्रो इक्विमोलर अमाउंट में और लेबोरेटरी कंपाउंड इक्वल अमाउंट में, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि रेशमिक मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी उनमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सुटेबल अल्कोहल एंड रिएजेंट फ्रॉम विच 2-chloro-2-methyl propane कैन बी प्रिपेयर्ड। हाँ, तो हमको उस रिएजेंट का नाम बताना है और उस अल्कोहल का नाम बताना है जिससे 2-chloro-2-methyl propane बनाना है। तो आइए पहले हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं। तो ये स्लाइड हम लेने जा रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे तो ये 2-chloro ये मेरा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन हुआ। तो ये Cl कैसे आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर Cl की जगह पे OH लगा देते हैं। Cl की जगह पे क्या लगा देते हैं हम, OH लगा देते हैं। तो अगर OH को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे Cl आएगा, तो Cl के लिए हमको कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा, HCl लेना पड़ेगा। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको हम लोग कौन सा रिएजेंट कहते हैं, लूकस रिएजेंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा टर्सरी बुटाइल अल्कोहल, और यहाँ जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, HCl, क्योंकि HCl से रिएक्शन करवाएंगे तब OH हटेगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा कौन सा अल्कोहल, बुटाइल अल्कोहल, IPC ने भी लिख सकते हैं, 2-methyl propane 2-ol, और यहाँ पर जो रिएजेंट वो के लिए क्या, कौन सा रिएजेंट लिया हमने, लूकस रिएजेंट, हमने लिया लूकस रिएजेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है और का, आउट ऑफ द क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन विच हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई। तो देखिए आप लोग, क्लोरोमीथेन और फ्लोरोमीथेन में क्या है कि बस मीथेन में एक क्लोरीन लगा हुआ है, इधर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। तो एक्चुअली में क्लोरोमीथेन का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है। इसका कारण है, समझ लीजिए कि पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लोरोमीथेन में कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा Cl का, और फ्लोरोमीथेन में कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा फ्लोरीन का। तो क्लोरोमीथेन वाला जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, इसका लंबाई जो होगा वो ज़्यादा होगा और इसका लंबाई जो होगा वो कम होगा। तो CCl बॉन्ड लॉन्गर है किससे, CF से। कारण है F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा पास में रहेगा, और क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज़्यादा दूर में रहेगा। तो CCl बॉन्ड लंबा है, और ये लंबा होने के चलते आपको पता है कि हमको डायपोल मोमेंट देखना है। डायपोल मोमेंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, म्यू से, म्यू इक्वल टू होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो लगभग दोनों पे जो चार्ज एक ही होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो CCl बॉन्ड का ज़्यादा होगा, इसलिए म्यू जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू है वो क्लोरोमीथेन का ज़्यादा होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोमीथेन। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरोमीथेन का जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स एंड वाई। निम्न में से कौन सा अधिक स्थिर सम्मिश्रण है और क्यों। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, CO NH3
होल 6 या COEN होल थ्राइस। तो एक बात कंसिडर कीजिएगा, तो हमारा जो आंसर होगा COEN होल थ्राइस 3+। तो ये हमारा मोर स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है। अब कारण इसका क्या है, एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग कि EN जो है वो है बाइडेंटेड लाइगेंड है। EN कैसा लाइगेंड है, EN जो है हमारा बाइडेंटेड लाइगेंड है, यानी ये ऐसा लाइगेंड है NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये कैसा लाइगेंड है, बाइडेंटेड लाइगेंड है। ये बाइडेंटेड लाइगेंड होते हैं, और बाइडेंटेड लाइगेंड चाइलेट फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, बाइडेंटेड लाइगेंड चिलेट फॉर्मेशन करता है, और चिलेट फॉर्मेशन के ही वजह से चिलेट यानी रिंग फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इसी कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो है COEN होल थ्राइस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। COEN होल थ्राइस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। चलिए अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 22 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम NH3 होल 4EN। तो देखिए यहाँ पर प्लेटिनम है, NH3 है। NH3 कैसा लाइगेंड है जी, NH3 जो है मोनोडेंटेड लाइगेंड है, और EN अभी जस्ट हमने देखा EN कैसा लाइगेंड है, EN डाइडेंटेड लाइगेंड है। तो डेंटिसिटी यानी कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, NH3 मोनोडेंटेड है और 4 NH3 है, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्लस EN एक है लेकिन इसकी डेंटिसिटी 2 है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन से ये देगा लोन पेयर को। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड EN कितना फॉर्म करेगा, 2। तो टोटल मिला के कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जितना एक सेंट्रल एटम घिरा रहेगा वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राइट द सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज। राइट द सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज्ड। चलिए देखते हैं इसका हम लोग सेल रिएक्शन क्या होता है। तो ये हमारा लेड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन है। लेड स्टोरेज बैटरी में जो हमारा एनोड होता है वो लेड होता है और कैथोड होता है वो लेड ऑक्साइड होता है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रोड को अरेंज किया जाता है अल्टरनेटली, और एक थिन वुडन या फाइबर ग्लास शीट से उसको सेपरेट किया रहता है। तो अल्टरनेट कैथोड एनोड रहता है। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यानी जब हम सेल को यूज करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होगा कि एनोड पे देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। एनोड जो है लो लीड जो है Pb, वो लीड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो क्या बन जाएगा PbSO4। Pb2+ रिएक्शन कर जाएगा SO4 के साथ, तब बन जाएगा PbSO4। लेकिन कैथोड में क्या होता है, कैथोड में लेड ऑक्साइड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एसिडिक मीडियम में, और वो क्या होगा PbSO4 वाटर। तो यहाँ ओवरऑल रिएक्शन देखने से पता चल रहा है कि लेड और लेड ऑक्साइड जो है वो आपस में रिएक्शन करके क्या बन रहे हैं, लेड सल्फेट और वाटर। तो देखा जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। H+ जो है वो धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। कंसंट्रेशन क्या होगा,
धीरे धीरे घटते जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। तो क्योंकि इस रिएक्शन में H+ कंज्यूम हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का जो डेंसिटी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीटेशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए इसके लिए हम स्लाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या करा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने के लगने वाले समय के दोगुना होता है। चलिए इसको समझते हैं, एक नया स्लाइड लेते हैं। तो इस स्लाइड में कहता क्या है, T 99% जो है, 99% रिएक्शन होने में जो समय लगा वो क्या है, दोगुना है किससे, T 90% से। तो आप कह सकते हैं ना कि 90% जो रिएक्शन होगा उसमें कम समय लगेगा और 99% रिएक्शन में जो समय लगेगा उसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि 90% होने में जो 99% रिएक्शन होने में जो समय लग रहा है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के में जो टाइम लग रहा है उसके दोगुना है। तो आइए कैसे करते हैं, पहले एक बार हम T 90% निकालेंगे और फिर एक बार T 99% निकालेंगे। तो पहले हम लोग T 90% देखते हैं निकाल करके। तो T 90% हम क्या कैसे कह सकते हैं, 2.303 log A/A-x। तो A को हम क्या मान लेते हैं, तो यहाँ हम 2.303/k log A को 100 मान लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, और 100 में x कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 90% कंप्लीट हुआ है। तो x जो रिएक्टेंट का अमाउंट होगा 90% होगा। तो T 90% जो हो जाएगा हमारा 2.303/k log 100/10। तो यहाँ कट जाएगा एक 0, तो log 10 बराबर 1। तो हम कह सकते हैं कि जो T 90% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, T 90% का जो वैल्यू होगा 2.303/k और log 10 का तो वैल्यू 1 होगा। अब हमारा काम है T 99% निकालना। T 99% क्या होगा, 2.303/k log A 100 लिए थे और x कितना है, तो 100 माइनस 99। तो 99% रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब x जो खर्च है 99% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, तो 100 माइनस 99 तो हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303/k log 100। log 100 क्या होता है, 10⁻²। तो उसको हम कुछ इस तरह से करके T 99% को हम लिख सकते हैं 2.303/k log 10⁻²। तो 2 जो है आगे चला जाएगा और 10 रह जाएगा। तो ये हमारा T 90% आया। और T 90% क्या आया था, T 99% आया 2 × 2.303/k और T 90% क्या आया था मेरा, 2.303/k। अगर हम क्या करते हैं, T 99 को T 90 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो T 99%
बाय टी 90% का जो वैल्यू है वो लगभग ट्वाइस आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टी 99% इज इक्वल टू ट्वाइस द टी 90%। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आइए पहले हम लोग दो अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो हमारे पास दो रीजन है, पहला स्टेरिक रीजन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो पहला रीजन देखते हैं हम लोग, स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीजन क्या है? स्टेरिक रीजन, तो स्टेरिक रीजन क्या कहता है कि ये जो अल्डिहाइड है इसके, और ये क्या है, कीटोन है, तो अल्डिहाइड के पास एक बल्कि ग्रुप है और कीटोन के पास दो बल्कि ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, कहाँ पे आसानी से अटैक करेगा? अल्डिहाइड में आसानी से अटैक करेगा और कीटोन में आसानी से अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ आसानी से अटैक करेगा और यहाँ इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। कारण है कि एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ आसानी से अटैक कर जाएगा, दो बल्कि ग्रुप क्या करेगा कीटोन में, इसको रुकावट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए कीटोन का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। आइए दूसरा रीजन पे देखते हैं, दूसरा रीजन कैसे करेंगे। तो हमारा जो दूसरा रीजन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन अगर देखा जाए तो उसी तरह अल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है और कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और आपको पता है कि कार्बोनाइल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ पर हो रहा है, अल्डिहाइड में हो रहा है, क्योंकि अल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है, कीटोन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, घट गया। इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा घट गया कीटोन का, और अल्डिहाइड का पॉजिटिव चार्ज बहुत कम घटा। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अल्डिहाइड में है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पहले अल्डिहाइड में, बाद में कीटोन में अटैक करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कीटोन का रिएक्टिविटी कम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का ही क्वेश्चन है, वो है कीटोन्स आर नंबर टू देखें तो कीटोन RCH2COH X2 in the presence of red phosphorus. तो आइडेंटिफाई द A इन द अबव रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दिया है, हमें इस रिएक्शन का नाम बताना है और इस कंपाउंड A का नाम बताना है जो रिएक्शन में बन रहा है, यानी प्रोडक्ट का नाम बताना है। तो एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है ना, वो है HVZ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पे एक हैलोजन आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा हैलोजन कंपाउंड बनेगा। तो अल्फा पे क्या आ जाएगा, एक हैलोजन ग्रुप लग जाएगा, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हमारा जो गिवन कंपाउंड ए है वो है RCHXCOH, और इसका रिएक्शन का नाम क्या है, तो इसका रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे सेक्शन सी पे।